जादुई गोलगप्पे। राघव एक गरीब परिवार से था। चाट की रेहड़ी लगाता था। उसकी पत्नी सीता राघव की चाट बनाने में मदद किया करती थी। राघव उसे रेहड़ी पर ले जाकर बेचा करता था। सीता बहुत सीधी सादी लड़की थी। वह ना ही बाहर आती जाती थी। राघव और सीता का एक बेटा था, चिंटू। चिंटू बहुत ही चंचल था। एक दिन की बात है। सीता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे बनाई हुई चाट सबको बहुत पसंद आती है। तुम बहुत अच्छी चाट बनाती हो। तुम बनाती चाट हो, लेकिन नाम मेरा होता है। तुम और मैं अलग अलग थोड़ी हैं। तुम्हारा नाम होता है तो यही मेरे लिए गर्व की बात है। यही तो, तुम ना कहीं आती जाती हो और ना ही कुछ जानती हो। बस तुम्हारी दुनिया मुझ में और चिंटू में ही बनकर रह गई है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। राघव सीता दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक दिन की बात है। राघव अपनी रेहड़ी पर चाट बेचकर घर वापस आ रहा था। तभी एक गाड़ी से वहां टकरा जाता है। उसको बहुत चोट लगती है और डॉक्टर ने उसको आराम करने की सलाह दी है। ये क्या हो गया तुमको? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो सीता, सब ठीक हो जाएगा। देखना, मैं कुछ दिनों में ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर तुम्हारी बनाई हुई चाट बेचूंगा। राघव अस्पताल से घर आ जाता है, परंतु वह काम पर नहीं जा पाता। अब तो राघव के घर में खाने के लिए भी दिक्कत आ जाती है। अब तो घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ये काम पर जो नहीं जा रहे, अब हम कैसे गुजारा करेंगे? आप परेशान मत हो माँ, हम इस परेशानी का कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। अगर आप ही ऐसे परेशान होगी तो पापा को कौन संभालेगा? पर बेटा, मैंने तो बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। जो तेरे पापा ने करने के लिए कहा, मैंने वही किया। अब कमाई का कोई जरिया ढूंढना होगा ना। अब कमाई का कोई जरिया नहीं है और खर्चे तो पूरे हैं। तेरे पापा की दवाई में भी तो बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है। अब ये सब मैं कैसे करूँगी? माँ, एक उपाय है। हाँ बोल बेटा। माँ, आप पापा को चाट बना कर देती थी तो वो बेच कर आते थे। अभी आप चाट बना कर देना, मैं बेचने जाऊंगा। आप चाट बनाना और मैं गोलगप्पे बेचूंगा। जो पापा काम करते थे, अब मैं और आप दोनों मिलकर ये काम संभालेंगे। पर बेटा, मुझे तो सिर्फ घर में बैठकर चाट बनाना ही आता है। मैं बाहर जाकर कैसे बनाऊंगी? कुछ नहीं माँ, आप वहाँ पर भी वैसे ही काम करना जैसे कि आप घर में करती आई हो। अब सीता और चिंटू राघव की रेहड़ी संभालने का निश्चित करते हैं और दोनों रेहड़ी लेकर चल देते हैं। सीता चाट बनाती है और चिंटू गोलगप्पे बनाकर लोगों को खिलाता है। अरे, तुम तो राघव के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे। उनकी जगह हम चाट बेच रहे हैं। अच्छा, लाओ जरा खिलाना तो चाट। चिंटू और सीता उस आदमी को अपनी बनाई हुई चाट खिलाते हैं। वह आदमी तारीफ करे बिना नहीं रह पाता। अरे, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चाट है। स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि औषधिवर्धक भी है। वो कैसे? ये गोलगप्पे जब से मैंने खाए हैं, तब से मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं बहुत दिन से अपने पेट के दर्द से परेशान था और तुम्हारे कहने पर मैंने ये गोलगप्पे खाए, जिसकी वजह से मेरा पेट दर्द ऐसा गायब हुआ है जैसे कभी हुआ ही नहीं था। चिंटू और सीता खुश हो जाते हैं। ये बात वह आदमी और लोगों को भी बताता है। कुछ लोग उस आदमी से सहमत होकर चाट खाने आते हैं। वह चाट तो खाते ही हैं, पर गोलगप्पे खाए बिना नहीं रह पाते। अरे भाई, तुम्हारे गोलगप्पों की तो बहुत तारीफ हो रही है। जरा गोलगप्पे खिलाओ तो सही। हाँ हाँ, कैसे गोलगप्पे खाओगे? मुझे तो हींग वाले गोलगप्पे चाहिए। मुझे तो हींग वाले गोलगप्पे चाहिए। चिंटू जैसे ही गोलगप्पे को पानी में डालता है, पानी हींग वाला हो जाता है और वह उस आदमी को खिला देता है। अरे वाह, सच में तुम्हारे यहाँ के गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये कैसे हो गया? ये आदमी इन गोलगप्पों की तारीफ कैसे कर रहा है? मैंने तो इसे हींग वाला पानी भी नहीं दिया और ये गोलगप्पों में हींग बता रहा है। इस तरह से चिंटू के गोलगप्पे बढ़ते जा रहे थे, परंतु उसके गोलगप्पे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते।
मैं सुबह से लेकर शाम तक सबको गोलगप्पे खिला रहा हूँ, परंतु टोकरी में से गोलगप्पे कम क्यों नहीं हो रहे? मैंने इतने गोलगप्पे खिलाए फिर भी टोकरी भरी हुई है। चिंटू ये बात सीता को बताता है और सीता भी आश्चर्यचकित रह जाती है। चिंटू, कहीं ये गोलगप्पे जादू के तो नहीं हैं? क्योंकि ग्राहक जैसा गोलगप्पे का पानी मांगता है, ये पानी वैसा ही हो जाता है। और इतना बिकने के बाद भी गोलगप्पे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जरा मुझे गोलगप्पा खिला तो। हाँ, ये लो माँ। मुझे हरे रंग का गोलगप्पा चाहिए। सीता के आगे हरे रंग का गोलगप्पा आ जाता है। वह जिस तरह का पानी मांगती, उस गोलगप्पे में उसी तरह का पानी होता है। चिंटू, ये तो सच में जादुई गोलगप्पे हैं। कभी खत्म ना होने वाले गोलगप्पे हैं और इन्हें हर कोई जिस मंशा से खाएगा, ये उसकी वही मंशा पूरी कर देती है। चिंटू और सीता दोनों गोलगप्पे को जादुई मानकर बहुत खुश होते हैं। चिंटू, हमें कमाई का एक और जरिया मिला है, तो हमें ये जादुई गोलगप्पे होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इन जादुई गोलगप्पों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप सही कह रही हो। इन गोलगप्पों की जिसको जरूरत होगी, मैं उनको ये गोलगप्पे मुफ्त में खिलाऊंगा और इनसे जो कमाई होगी उसे मैं समाज सेवा में खर्च करूंगा। चिंटू ऐसा ही करता है। उन गोलगप्पों से सबकी मदद करता है, जिससे वह सबका चहेता बन जाता है। एक दिन की बात है, गांव में बाढ़ आ जाती है। सबके घर डूब जाते हैं और गांव में खाने की दिक्कत आने लगती है। चिंटू, गांव वालों को हमारी मदद की जरूरत है। गांव में सभी भूखे हैं। क्यों ना हम इन गोलगप्पों से हम सबकी मदद करें? गोलगप्पे, आज तुम्हारी पूरे गांव को जरूरत है। तुम एक बड़ा ऐसा गोलगप्पा बनाओ और उसमें मैं खाना रखकर सभी गांव वालों तक पहुंचा दूंगा। पलक झपकते ही गोलगप्पा एक बड़े आकार में बदल जाता है। चिंटू उसमें खाना रखकर बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचाता है, जिससे सब उसकी तारीफ करते हैं। चिंटू, सीता, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरा धंधा डुबोने से तो बचा लिया, बल्कि उसे अच्छी तरह से चलाया भी है। सीता, तुम्हारे हाथ में तो जादू पहले से ही था। अब वो जादू गोलगप्पों में भी आ गया है। इन सब से भी बढ़कर तुमने गांव वालों की जो मदद की है, उससे मेरा सीना और चौड़ा हो गया है। मुझे तुम दोनों का दूसरों की मदद करते रहने का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। चिंटू, मेरे बच्चे, इस तरह से तुम सब की मदद करते रहना। राघव चिंटू एक दूसरे के गले लग जाते हैं और चिंटू राघव से सदा सबकी मदद करते रहने का वादा करता है। इसी तरह से सब गांव वाले चिंटू को बहुत मान देने लगे और सब उसके यहाँ आकर गोलगप्पे खाए बिना नहीं जाते थे। जादुई चाकू। राहुल एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वह किसी होटल में बर्तन मांजने का काम किया करता था। बर्तन मांजने के बाद रात को जो बचा खुचा खाना मिलता था, उसी से वह अपना और अपनी माँ का पेट भरता था, जो आंखों से अंधी थी। राहुल बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का था। वह होटल में काम करने के बावजूद भी बिना इजाजत के किसी खाने को हाथ नहीं लगाता था। एक दिन की बात है। मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या करूं? भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अगर मालिक को बोलूंगा तो वो मुझे बहुत मारेगा, और हाँ, काम भी हाथ से जाएगा, वो अलग। राहुल हिम्मत करके मालिक से कहता है, मालिक, बहुत तेज की भूख लगी है। रात की जगह अभी कुछ थोड़ा खाना दे दो ना, बाकी का रात को दे देना। अगर मैं तुझे खाना दे दूंगा तो ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा? चल जा यहाँ से और झूठे बर्तन मांज। अगर बर्तन नहीं मांजे तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा। राहुल बर्तन मांजने लग जाता है और बर्तन में बचे हुए खाने को खाना शुरू कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए उसकी भूख शांत हो जाती है। चलो, अब थोड़ी सी भूख शांत हो गई। अब और बर्तन मांज देता हूँ, जिसे अपने घर के लिए खाना लेके जा सकूं। राहुल फिर से बर्तन मांजना शुरू कर देता है। रात हो जाती है तो होटल बंद करने का समय आता है। तभी होटल का मालिक उसको एक पैकेट देता है, जिसमें कुछ खाना होता है। राहुल उस पैकेट को लेकर घर आ जाता है। आ गया बेटा, आज तो तूने बहुत वक्त लगा दिया। देख, मुझे लगता है रात बहुत हो गई है, चारों तरफ सन्नाटा है। हाँ माँ, थोड़ा ग्राहक ज्यादा थे,
इस वजह से देर हो गई। देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। हाँ बेटा, जो तू लेकर आता है वही खा लेती हूँ। मैं तुझे तो खिला नहीं सकती, तेरे ही भरोसे हूँ। ला जल्दी से खाना दे, बहुत तेज भूख लगी है। राहुल जैसे ही उस पैकेट को खोलता है तो उसमें एक चाकू रखा हुआ होता है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज खाने में ये चाकू कहाँ से आ गया। लगता है गलती से खाना पैक करते हुए मालिक ने ये चाकू रख दिया होगा। इसको मैं सुबह मालिक को सौंप दूंगा। अगले दिन राहुल उस चाकू को लेकर दुकान पर जाता है और होटल के मालिक से कहता है, मालिक, कल खाने के पैकेट में ये चाकू निकला था, शायद गलती से रह गया होगा। ये इस होटल का चाकू नहीं है, शायद तुम्हारे घर में ही किसी ने रख दिया होगा। मैं इस चाकू को नहीं रख सकता, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसे रखो। पता नहीं कहाँ से चाकू रख लाया है, अगर ये चोरी का हुआ तो नाम मेरे ऊपर आ जाएगा। राहुल उस चाकू को रख लेता है, उसे रात को पैकेट के साथ घर ले आता है और घर लाकर उस चाकू को देखकर सोचने लग जाता है, फिर ये चाकू है किसका। तभी उसकी माँ राधा उसको आवाज लगाती है, राहुल, जरा पास में से काकी एक सेब दे गई थी, उसे काट कर खा लेना। ठीक है माँ, अभी काटता हूँ। राहुल सेब को जैसे ही चाकू से काटते हुए सोचता है कि काश आज मैं माँ को इस सेब से रस निकाल कर पिला सकता तो कितना अच्छा होता। माँ वही रूखी सूखी रोटी रोज की खाती है और आज सेब मिला है, ये भी सड़ा हुआ। जैसे ही राहुल उस सेब को काटता है, सेब और चाकू छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और एक ग्लास में सेब का रस बन जाता है। ये क्या? इस चाकू से मैंने सेब काटना चाहा और सोचा ही था कि ये सेब का रस बन जाए और ये सेब का रस बनकर तैयार हो गया। ये तो बड़ा अजीब है। तभी राहुल उस चाकू से एक कपड़े को काटता है और सोचता है कि इसकी कमीज बन जाए तो कमीज बनकर तैयार हो जाती है। अरे, ये चाकू तो लगता है कोई जादुई चाकू है। इसे काटते हुए कुछ भी मांगो तो ये पूरा कर देता है। और वाह, अब तो हमारे भाग्य जैसे बदल ही गए समझो। और भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। क्या सच में तुझे कोई जादुई चाकू मिला है? मैं तो देख नहीं सकती, पर तेरी बातों में सच्चाई नजर आती है। हाँ माँ, सच में वो चाकू जादुई है। उसे जो मांगो वो दे देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुझे कोई चीज ऐसी मिली है तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी करती है, तो तुझे उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता से सबकी मदद करनी चाहिए। जिसको भी किसी चीज की जरूरत हो, तुझे उस चाकू से उस चीज को दे देना चाहिए। तुम सच कह रही हो माँ, मैं सबकी मदद करूँगा और साथ ही साथ इस चाकू की सहायता से मैं एक अपना व्यापार शुरू करूँगा, जिससे उस व्यापार से आने वाले पैसे से मैं सबकी मदद करूँगा। तभी राहुल सोचता है कि मैं क्यों ना अपनी माँ की आंखों की रोशनी इस जादुई चाकू से मांग लूं, और वह उसे राधा की आंखों को मांगता है तो राधा की आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। राहुल, देखो, मुझे सब कुछ दिखने लगा है और मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ, इस घर को भी देख सकती हूँ। ये कैसे हो गया? माँ, मैंने इस चाकू से तुम्हारी आंखें मांगी थी और इसने तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी दे दी। अब राहुल उस चाकू की मदद से खुद का एक होटल खोलता है, जिससे वह हर भूखे व्यक्ति को भोजन कराता है, जिसका दाम बहुत ही कम होता है, पर वह दाम उसी से लेता है जो उस दाम को देने के काबिल हो। गरीब इंसान से वह पैसे नहीं लेता, बल्कि फ्री में खाना खिलाता है। अब राहुल उससे आने वाले पैसों से हॉस्पिटल और अनाथ आश्रमों को खोलता है और सबकी मदद करता है। जब यह बात उस होटल के मालिक को पता चलती है तो वह उस चाकू को चुराने के लिए उसके बनाए होटल में दाखिल हो जाता है। अच्छा, तो ये चाकू है जिसकी मदद से ये पूरा होटल चल रहा है। इसको तो मैं चुरा कर ही रहूंगा। काश मैंने ये चाकू पहले ही रख लिया होता जब ये मुझे वापस करने आया था। मालिक जैसे ही उस चाकू को हाथ लगाता है, चाकू बहुत तेज गर्म हो जाता है। इससे मालिक का हाथ जल जाता है। अरे, ये तो बहुत तेज गर्म है, इसको तो छुआ भी नहीं जा सकता। राहुल इससे कैसे काम करता होगा? लेकिन मुझे इस बात से क्या,
मुझे तो ये चाकू चाहिए। जैसे ही मालिक उस चाकू को दोबारा छूने की कोशिश करता है, चाकू उससे उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। वो जान बचाकर भाग जाता है। ये सब नजारा राहुल देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि अब इस जादुई चाकू का आज पता लगने लगा है। तो वह उस जादुई चाकू से कहता है, जादुई चाकू, तुमने हमारी बहुत मदद की। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। परंतु अब तुम्हारी मदद से मैं एक सभ्य व्यक्ति बन गया हूँ और इस व्यापार को आगे बढ़ा सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम किसी गलत हाथ में ना पड़ो और तुम जहाँ से आए वहीं चले जाओ। अब जादुई चाकू वहाँ से गायब हो जाता है और राहुल उस होटल को अपने बलबूते पर पूरी ईमानदारी और सच्चाई से चलाते हुए दूसरों की मदद करता है। इसी तरह से राधा और राहुल अपना बाकी का जीवन जीते हैं। सभी उन दोनों की बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं।